to you by Sensodent K. बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। देश में एक बार फिर चुनावों की मुनादी हो गई है। 2 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। साथ ही कोलकाता रेप एंड मर्डर केस के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। क्या कहा कोर्ट ने, छात्रों ने क्या किया, ये सब आपको बताएंगे और साथ ही बात करेंगे नेशनल फिल्म अवार्ड्स की। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होगा, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को। पहले चरण में 24 सीटों पर वोटिंग होगी, दूसरे में 26 और तीसरे चरण में 40 सीटों पर। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा, 1 अक्टूबर के रोज़। दोनों राज्यों के लिए मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की कही 3 बातें जो खास हैं, आपको बता रहे हैं। पहली बात, पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इस पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपना पक्ष रखा है। हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब JNK अनाउंस करें और JNK चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या हैं, अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, दिवाली, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. दूसरी बात ये कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की चुनौतियों और तैयारियों पर राजीव कुमार ने भी अपनी बात रखी, जमहूरियत की ताकत की याद दिलाई। सुनाता हूं आपको, ये खास तौर से वोटर्स ऑफ JNK एंड पर्टिकुलरली यूथ, लंबी कतारों में छुपी है बदलते सूरत हाल, यानी जमहूरियत की कहानी। रोशन उम्मीदें अब खुद करेंगी गोया अपनी तकदीर बयानी। जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत, दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दिस इज एंड बिलीव मी ऑल ऑफ अस व्हेन वी वेंट देयर वी बिलीव इन दिस। तीसरी बात, देश भर की 46 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कब होंगे, ये भी राजीव कुमार ने बता दिया। टोटल 47 बाई इलेक्शंस ड्यू हैं। सो अभी कुछ राज्यों में एनवायरनमेंट और ये वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसमें 46 MLAs एंड 1 पार्लियामेंट, 46 MLAs के इलेक्शन है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और 1 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है, वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत। और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार, कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है, तो हम सबको एक ही साथ कराएंगे एंड वेल विद इन 6 months कराएंगे, जस्ट वेटिंग फॉर the weather conditions to improve. आप जानते हैं कि हरियाणा में 2019 विधानसभा चुनावों में कोई भी दल स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सका था। 90 सीटों में बीजेपी को 40, कांग्रेस को 31, जननायक जनता पार्टी JJP को 10 सीटें मिली थी। बीजेपी और JJP ने गठबंधन करके सत्ता बनाई थी। मनोहर लाल खट्टर तब बने थे मुख्यमंत्री। करीब 4.5 साल सरकार चलाने के बाद इसी साल की शुरुआत में ये गठबंधन टूट गया। भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों के समर्थन से इसके बाद सरकार बनाई और खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हुए। बीते 10 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ पर सत्ता में है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ आखिरी बार चुनाव 2014 में जाकर हुए थे। तब राज्य में 87 विधानसभा सीट हुआ करती थी। इनमें 83 सीटें जम्मू कश्मीर की और 4 लद्दाख की होती थीं।
अब लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। जम्मू कश्मीर भी अब यूटी बन गया है और वहाँ की 83 सीटों में परिसीमन के बाद 7 सीटें बढ़ाई गई, यानी अब कुल सीटें हो गई हैं 90। इन 90 में से 74 सीटें अनारक्षित हैं, 9 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगी। खैर, 2014 के नतीजों पर भी आपको डिटेल्स दे देते हैं। महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी ने सबसे ज़्यादा 28 सीटें लाई थीं और बीजेपी जीती थी 25 सीटें। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 सीटें लाई थी और कांग्रेस 12। तब भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी ने गठबंधन किया और सरकार बनाई और मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री हुए। उनके देहांत के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री बनी। जून 2018 में यह गठबंधन टूट गया। महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हो सके। गवर्नर का शासन लगा दिया गया। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया। अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी हो गया और जम्मू कश्मीर बन गया विधानसभा वाला यूटी। इतने सारे घटनाक्रमों के बीच जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहे हैं। इन्हीं कारणों से अहम है। चुनाव के ऐलान के बाद सभी दलों की प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आप एक एक करके सुन लीजिए। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ये एक नया तजुर्बा होगा, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से इतना ही कह सकता हूं कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये लोगों की डिमांड पिछले कई सालों से थी। लोग बड़े अजाब और अताब में थे और समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि इलेक्शंस यहाँ मुसलसल पिछले इतने सालों में होते चले आ रहे हैं। तो और हमें खुशी है इस बात की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की इस ऑब्जर्वेशन का भी ख्याल रखा, जो उन्होंने डेट दिया था इसको कंप्लीट करने के लिए, उसी डेट में तकरीबन ये मुकम्मल हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का एक विशेष तरह का आदर है और वो आदर विकास व विश्वास की नीतियों पर चल रहा है। विकास और विश्वास की नीतियों पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हुआ है। बायकॉट की राजनीति को छोड़कर भारी मतदान की ओर हम बढ़े। गोलियों बम्बों की बजाय इंडस्ट्री ने ली है। व्यापार उद्योग वहां बढ़ा है। आज इंडस्ट्रियल हब बन के जम्मू कश्मीर सामने आया है। मैं स्वागत करता हूं इस चुनाव की घोषणा का और निश्चित रूप से हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए अपने बहुत पहले से तैयारी कर रहा है और इसमें निश्चित रूप से जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, इसी प्रकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी। इस बीच जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रशासन में कुछ बड़े बदलाव भी हुए हैं। आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी नियुक्त कर दिया गया है। 3 बार पुलिस वीरता पदक पाने वाले नलिन 1 अक्टूबर को वर्तमान डीजीपी आरआर स्वैन के रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी संभालने लगेंगे। तब तक वो स्पेशल डीजी के रूप में काम करेंगे। नलिन आंध्र प्रदेश काडर के 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट एसीसी ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के डीजी नलिन प्रभात के इंटर कैडर डेपुटेशन को मंजूरी दे दी थी। वैसे वो एनएसजी के डीजी 3 महीने पहले ही बने थे। एसीसी ने उन्हें 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहने के लिए मंजूरी दी थी। नलिन प्रभात ने ड्यूटी का काफ़ी समय कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में बिताया है। वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा कश्मीर और लद्दाख में भी लंबे समय रहे हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से 89 तबादलों का हुक्म भी दिया है। इनमें पुंछ और बांदीपोरा जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स, वहाँ कलेक्टर को डिप्टी कमिश्नर कहते हैं, सचिव, कमिश्नर, महानिदेशक, प्रबंध निदेशक और कई विभागों के निदेशक शामिल हैं। इन ट्रांसफर्स का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अधिकारी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में तैनात न रहे, यानी जहाँ से वो आते हैं, जहाँ घर हैं, वहीं पर वो किसी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर पर ना रहें। साथ ही उन्हें किसी एक पद पर 2 साल से ज़्यादा समय न बीत गया हो।
अगर 2 साल से ज़्यादा समय पूरा कर चुके हैं तो ट्रांसफ़र हो रहा है। इसके अलावा कई सीनियर पुलिस अधिकारियों का भी तबादला हुआ है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 8 डीआईजी और 14 एसएसपी समेत 33 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नीतीश कुमार को सीआईडी चीफ बनाया गया है। अब ये विभाग मौजूदा डीजीपी आरआर स्वैन के पास ही था। दिन की अन्य खबरों का रुख करते हैं। पहली खबर कोलकाता से। कोलकाता के डॉक्टर रेप मर्डर केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को एक बार फिर फटकार लगाई है। अदालत में 14 अगस्त की रात वाली घटना पर सुनवाई हो रही थी, जब आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हज़ारों की भीड़ घुस गई। इस उत्पाती भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। आरोप ये भी लगा कि भीड़ ने हॉस्पिटल कैंपस में घुसकर सबूत मिटाने की कोशिश की। इसी का हवाला देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगानम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह घटना प्रशासन की विफलता है। सीनियर वकील विकास रंजन भट्टाचार्य कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रख रहे थे। उन्होंने बताया कि घटना के वक्त वहां पुलिस मौजूद थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपने ही लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि घटना के बाद राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है। कहा कि आप किसी भी कारण से सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर देते हैं। जब इतना हंगामा हो रहा हो तो आपको इलाके की घेराबंदी कर देनी चाहिए थी। आपने क्यों नहीं की? 7,000 लोग पैदल नहीं आ सकते। ऐसे में यह मानना मुश्किल है कि इसमें राज्य की विफलता नहीं है। अगर 15 ही लोग घुसे होते तो हम समझ भी सकते थे कि सुरक्षा में चूक हुई होगी। सुनवाई के दौरान अदालत में क्या क्या हुआ, दलीलों का एक अंश आपको बता देते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया, रात में जब प्रदर्शन हो रहा था तब मुख्यमंत्री का भाषण था। अचानक रात में गुंडों ने डॉक्टरों के प्रदर्शन स्थल पर हमला कर दिया, फिर अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस खुद प्रदर्शनकारियों के पीछे पीछे छिप रही थी। ये गुंडे तीसरी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में, जो कि घटना स्थल भी है, वहां जाने का प्रयास कर रहे थे। राज्य सरकार ने कहा कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने तब कहा कि अस्पताल बंद करना पड़ेगा, हम सबको शिफ्ट कर देंगे, वहाँ कितने मरीज़ हैं। हालांकि इसके बाद राज्य सरकार ने कहा कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं और घटनास्थल पूरी तरह सुरक्षित भी है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हमारा पहला सवाल तो ये है कि क्या इस तोड़फोड़ को रोका जा सकता था? ये सब किसने किया? इस सवाल तो बाद का है। राज्य सरकार ने तब कहा कि इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोलकाता में हुआ, लेकिन हिंसा सिर्फ यहीं हुई, यानी आरजी कार मेडिकल कॉलेज में। याचिकाकर्ताओं की ओर से तब कहा गया कि हमारे पास वीडियो हैं जो दिखाते हैं कि इन लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने दिया। वो ट्रक्स में आए थे, ये लोग घटना स्थल को नष्ट करने ही आए थे। कोर्ट ने फिर कहा कि पुलिस को घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना फ़र्ज निभाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच टीम जांच के संबंध में एक अंतरिम रिपोर्ट भी दाखिल करे और इसमें कतई देरी नहीं होनी चाहिए। मामले में देरी न की जाए। आप हलफनामा, रिपोर्ट, जवाब, फिर जवाब का जवाब मांगेंगे और तब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा। तीखी टिप्पणी है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब 21 अगस्त को रखी गई है। दूसरी तरफ देश भर में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नया आदेश जारी किया है। कहा है कि अगर कहीं भी हेल्थ केयर वर्कर्स पर हमले होते हैं तो संबंधित मेडिकल संस्थान को 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी। दरअसल हड़ताली डॉक्टर्स की प्रमुख मांगों में से एक ये भी है कि डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ज़रूरी कदम उठाए और कानून भी बनाए। हेल्थ वर्कर्स, खासकर महिला हेल्थ वर्कर्स की सुरक्षा की मांग कर रहे देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल का आज यानी 16 अगस्त को 7वां दिन है। दिल्ली एम्स और भोपाल एम्स सहित देश के कई अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं ठप हैं। मामले में राजनीति भी चल ही रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ज़िले में विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे कुछ भाजपा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी विरोध की आवाज़ों को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं और पुलिस साथ दे रही है इस काम में उनका। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बात रखी और कहा कि सरकार ये सारा खेल खेल रही है। बंगाल में विपक्षी दलों की ओर से आई प्रतिक्रियाएं एक एक करके आप सुन लीजिए। हमने टीएमसी के इस पुलिस को, टीएमसी का पुलिस इसलिए बोला हूँ कि टीएमसी की पार्टी का ये पार्ट है। इनको बोला है आज कोई भी महिला जब हमारे रहते हुए गिरफ्तार आप नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार करना है हम लोगों को गिरफ्तार करिए, किसी महिला के ऊपर हाथ जाने हम नहीं देंगे। तो इसलिए पुलिस को हमने बोला कि हमें गिरफ्तार कीजिए। पुलिस हमें गिरफ्तार करके ले जा रही है, लेकिन किसी महिला के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। खबर मिल रहे हैं कि जिस चिकित्सक को, जिस डॉक्टरों को ये घिनौनी तरीके से हत्या किए गए, ये पशु की तरह, वो महिला आरजीकर हॉस्पिटल में
जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे थे उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी। आवाज उठाने के लिए उन पर रोष आक्रोश बढ़ गए थे और इससे बदला लेने के लिए इस तरीके से अमानविक तरीके से, निष्ठुर तरीके से इन पे हमला किया और हत्या कर दी गई। Within 12 आवर्स ममता दीदी का पुलिस एक आदमी को अरेस्ट कर लिया था और अभी 72 आवर्स हो गया है, कोई सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का कोई रिजल्ट ही नहीं है। तो हम लोगों का ये कहना है, हम लोग इसमें पॉलिटिक्स नहीं चाहता है, लेकिन लेफ्ट भाजपा वो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है फांसी चाहिए और लेफ्ट और भाजपा जिसके जमाने में ऐसा रेप और मर्डर हमेशा होता है दूसरे स्टेट में, उनका कोई हक नहीं है इसके बारे में बात करने का। और सरकार क्या कर रही है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 अगस्त को कोलकाता में रैली निकाल दी। आप सोच सकते हैं कि जब राज्य में उन्हीं की सरकार है तो वो किस मांग के लिए रैली निकाल रहे हैं। दरअसल वो सीबीआई से जल्द और निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं और दोषियों को फांसी देने की अपील कर रही हैं। ममता बनर्जी ने 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ की घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी और वाम दलों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने अपनी बात बांग्ला भाषा में कही। हम हिंदी में बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। ममता ने कहा, मुझे पता है कि आरजी कौर मेडिकल में सीपीएम और भाजपा ने तोड़फोड़ की। रात में 12-1 बजे वो गए। वीडियो में दिख रहा है कि सीपीएम ने DYFI का झंडा लिया है और भाजपा ने राष्ट्रीय झंडा। राष्ट्रीय ध्वज हर जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसका एक कोड होता है। इन्होंने उसका गलत इस्तेमाल किया, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मणिपुर में जब घटना हुई थी तब बीजेपी और सीपीएम ने कितनी टीमें भेजी थी? हाथरस उन्नाव में कितनी टीमें भेजी थी? मुझे चाहे जो बोल लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं जब तक रहूँगी लोगों के लिए काम करती रहूँगी। सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी मुझे धमकी न दें, हम बिना चुनाव लड़े नहीं आए हैं। वही राज्यपाल CB आनंद बोस का कहना है कि सबूतों से छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। What happened in RG Kar is very disturbing, very depressing, very shocking. It challenges all norms of civilized conduct. People are all dejected that the police did not act. Not only that, there has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there is deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. The issue has been handled very badly by the authorities. People have a right to know the truth, and they are demanding that. अभी तक हुई जांच को लेकर पुलिस का भी अहम बयान आया। पश्चिम बंगाल के पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा कि कोई कह रहा था कि पुलिस ने परिवार को आत्महत्या के बारे में सूचित किया, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बता रहा है कि सीमन की कितनी मात्रा मिली, मुझे नहीं पता कि ये जानकारियाँ कहाँ से आ रही हैं। Far too many rumors are floating, which have no basis, and on the basis of rumors, a lot of experts, so-called experts, are analyzing those rumors and trying to create an atmosphere which is, that Calcutta police has not done this, Calcutta police should have, this is this is that, this is, evidence has to be scientific in nature. Now the case has gone to CBI. Let's have trust on the agency which is investigating this case. Let them, they will also come up with a scientific evidence. Whatever we had to do in whatever little time which we had, our officers have done everything possible. पुलिस ने यह भी बताया कि तोड़फोड़ और हिंसा के मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन्हें 22 अगस्त तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम भी एक्टिव है। आरजी कौर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में ले लिया गया है और सीबीआई टीम क्राइम सीन पर 3D लेजर स्कैनर भी लेकर पहुंची है। इससे डिजिटल ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, जिससे पता चल सकता है कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर बांग्लादेश से आई कॉल के बारे में जानकारी दी। लिखा कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से टेलीफोन कॉल पर बात हुई है। उनसे बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ।
लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत ने अपना समर्थन दोहराया है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन भी दिया है। बीते रोज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले से बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी बांग्लादेश के हिंदुओं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का जिक्र कर चुके हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ली थी। तब प्रधानमंत्री ने मोहम्मद यूनुस के लिए बधाई संदेश भी भेजा था और उसमें अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग तब भी रखी थी। आखिरी सुर्खी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा से जुड़ी है। इस साल मलयालम फिल्म अट्टम को बेस्ट फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला है। वहीं कांतारा के लिए ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। नित्या मेनन और मानसी पारेख को संयुक्त रूप से बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। नित्या को तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए और मानसी को गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए। कुछ अन्य खास कैटेगरीज के बारे में भी बता दें। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ऊंचाई के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता ऊंचाई के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पवन मल्होत्रा फौजा के लिए। बेस्ट तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1। बेस्ट कन्नड़ा फिल्म KGF चैप्टर 2। बेस्ट मेल सिंगर अरिजीत सिंह। बेस्ट फीमेल सिंगर बॉम्बे जयश्री रामनाथ। इतने अवार्ड्स का नाम हमने यहाँ पर लिया है, बाकी अवार्ड्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। कोविड-19 की वजह से नेशनल अवार्ड्स 2 साल तक स्थगित रहे, इसलिए टाइमलाइन 2 साल पीछे चल रही है। ये अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए हैं जिन्हें CBFC ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सेंसर सर्टिफिकेट दिया। अभी सिर्फ अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ है। अवार्ड सेरेमनी इस साल अक्टूबर में राजधानी दिल्ली में ही आयोजित होगी। दी ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही। अपना और अपने को ख्याल रखिए। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। ऐसे कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।